इस टॉपिक के अंदर मैं आपको लाइट के बारे में तो उससे पहले भी जानते हो, बट यहाँ पे हम लोग कुछ और डिटेल्स में समझने वाले हैं। अभी भी बच्चों का आना शुरू है। यहाँ पे हम लोग लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो मैं भी क्लास लूंगा, ये क्लास रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है, और उसका एक वीडियो जो है हम लोग यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे। तो जो भी बच्चों का अगर कोई नेटवर्क इश्यू आता है, वही अगर बीच में का पार्ट नेटवर्क के कारण कट चुका है, नहीं समझ में आया, समझ में नहीं आया, कुछ भी क्या करें, आवाज ही नहीं आया, तो ये प्रॉब्लम आपको क्लियर करना पड़ेगा लाइव क्लास में, क्योंकि उसमें आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप वहां पे उसको अटेंड कर लो। कोई टॉपिक अगर स्किप होता है तो पूछ जाने दो, है ना, बीच में यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करोगे। उसके बाद में जो आपका मैंने क्लास अपलोड कर दिया रहेगा यूट्यूब के ऊपर, तो वहां पे जाके आप उसको आराम से देख सकते हैं, है ना। मतलब आपका भी प्रॉब्लम सॉर्ट हो और हमारा भी प्रॉब्लम सॉर्ट हो, ठीक है ना। तो अभी हम लोग चालू कर देते हैं हमारा लेसन जो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले तो लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं, उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में रिवाइज कर रहे हैं। तो लाइट क्या होता है हमें पता है। लाइट जो है ये इस तरह की कोई चीज है जो आपको सभी चीजें दिखाती है। मेरे सामने कंप्यूटर रखा है, आप लोग मुझे देख रहे हो, ये मुझे कैसे पता चला? बिकॉज ऑफ लाइट, है ना, क्योंकि लाइट है तभी आप कुछ देख पाओगे, तो अंदर में तो हमें कुछ भी नहीं दिखता, है ना। मतलब मैं क्या बोलता हूँ कि लाइट कुछ इस तरह की आपकी एनर्जी है जो आपको शो करेगी कि आप किस तरह से किसी चीजों को देख पाओ। तो उसका एक फिनोमिना आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो कि लाइट आपको किस तरह से किसी चीज को दिखा सकती है। हमने पढ़ा था 8th स्टैंडर्ड के अंदर कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपके सामने रखा हुआ है, समझ लो ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट मुझे कैसे दिखेगा? तो क्या होता है, जो हमारे पास सन है या फिर जो भी आपका सोर्स ऑफ लाइट है, वहां से लाइट आके इस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेगा, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट आएगी, तो यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन होगा, है ना। तो वही रिफ्लेक्शन जो है हमारी आई कैच करती है, उस रिफ्लेक्शन को आपकी आई जो है वो कैच करेगी और आपको शो करेगी कि सर जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, थोड़ा सा बच के चलो, है ना। तो ये जो चीज है हमें कैसे पता चली? ये पता चली बिकॉज ऑफ लाइट, है ना। तो लाइट के कारण हम इन चीजों को देख पाते हैं। जो भी चीज हमारे सामने रखी हुई है, गाड़ी चला रहे हैं, सामने से ट्रक आ गया, मुझे पता चल गया, मैंने अपने गाड़ी का जो नहीं है दूसरे साइड में घुमा। ये क्यों पॉसिबल हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट। तो लाइट जो है हमें किसी भी चीज को देखने में मदद करती है। उस चीज के ऊपर लाइट गिरेगी, वहां से रिफ्लेक्शन होगा, तो वो रिफ्लेक्शन हमारे आईज में आएगा। हमारे आईज के अंदर काफी कुछ एक मैकेनिज्म है, जो मैकेनिज्म आपको दिखाएगा कि सर देखो इस तरह से आपके सामने होगा, है ना। ये होता है हमारा लाइट। लाइट के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है कि लाइट की स्पीड जो है वो सबसे ज्यादा होती है, हमने पढ़ा हुआ है। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है क्या? वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है क्या बेबी? आ रहा है क्या भी वॉइस? ठीक, तो वॉइस अभी सभी को आ रहा है, इसी आने चाहिए। नेटवर्क में कुछ इशू आते रहता है बीच में, इतना तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। और वीडियोज आप बंद नहीं करोगे, वीडियोज आप अपने शुरू रखो, ठीक है। भले ही आप वीडियो की क्वालिटी को कम करके रख सकते हो, उसके अंदर एक सेटिंग होता है जिसमें जाके आप वीडियो की क्वालिटी को 360 तक ला सकते हो, इससे नेटवर्क थोड़ा कम आएगा और अच्छे कवरेज एरिया में बैठो। सो के मत देखो, ऊपर से सो के देख रहे थे वीडियो को, ऐसे नहीं, ठीक है। तो हमारे पास मैंने यहाँ पे आपको लाइट का तो इतना बता दिया कि लाइट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होने के बाद वहां से रिफ्लेक्शन होगा, वो रिफ्लेक्शन आपकी आईज में जाएगा और उसके बाद आपकी जो आई है उसके अंदर लगा हुआ लेंस आपको दिखा देगा कि सर देखो आपके सामने ये सारी चीजें हैं, है ना। ये हम लाइट के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। अभी नया हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं, बट उसके पहले थोड़ा थोड़ा बेसिक जो है वो समझ ही लेंगे, है ना, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनको टेट में कुछ समझा नहीं होगा या फिर समझ भी गया तो भी भूल चुके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे यहाँ देखेंगे। तो एक और चीज जो आपको लाइट के बारे में पता है कि लाइट हमेशा जो है एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है। ये चीज जो आपने समझी है, इससे पहले पढ़ी हुई है कि कहीं भी
भी एक लाइट लगा दो, वो लाइट जो है हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में आगे जाएगा। बीच में अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आता है, मतलब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिससे आप ट्रांसफर नहीं हो सकते, उधर से उधर नहीं जा सकते, तो वो ऑब्जेक्ट की एक परछाई आपको उसके पीछे देखने को मिलती है। पता है ना, हमने पढ़ा हुआ ये इससे पहले। तो इससे मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि लाइट जो है वो किसी भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में से पास कर सकती है, बट अगर वो ऑब्जेक्ट ओपैक है, मतलब उससे लाइट क्रॉस नहीं कर सकती, तो वो जो ऑब्जेक्ट है उस पर जाके लाइट लगेगी और वहां से उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये हम ऑलरेडी जानते हैं। इसके अलावा और हमने क्या पढ़ा हुआ है, मिरर्स के भी काफी सारे टाइप हमने यहाँ पे पढ़े हुए हैं। जैसे एक जो मिरर आपने इससे पहले पढ़ा है 8th स्टैंडर्ड के अंदर, वो होता है प्लेन मिरर, है ना। प्लेन मिरर क्या होता है आप लोग जानते हो। प्लेन मिरर कुछ इस तरह का एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जो लाइट को एक स्ट्रेट पाथ में वापस रिफ्लेक्ट कर रही है ना। उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं, उसको भी थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे, ताकि हम सामने की चीजों को और अच्छे से समझ पाए। तो सबसे पहले तो आपको ग्लास पता है, ग्लास मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम। लाइट आ रही है और ग्लास में से सामने आप देखोगे कि लाइट ट्रांसफर होकर चले जाए, है ना। बट मिरर क्या होता है, ग्लास से थोड़ा सा डिफरेंट, है ना। मिरर अलग चीज है, ग्लास अलग चीज है। जो आप ग्लास यूज करते हो वो तो ट्रांसपेरेंट होता है, बट उसी ग्लास को हम मिरर बना देते हैं। कैसे? तो ये जो मेरे पास में ग्लास रखा हुआ था, इस ग्लास के एक साइड को मैंने पीछे से पूरा सिल्वर का कोटिंग कर दिया है ना। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी है, ये जो मेरे पास एक प्लेन सरफेस था, इसको एक साइड से मैंने पूरा कोटिंग कर दिया सिल्वर का, ऊपर से ब्लैक पेंट मार दिया। और आप तब देखोगे कि इस साइड से अगर कोई ऑब्जेक्ट वहां पे अपने आप को देखना चाहता है मिरर के अंदर, तो आराम से देख लेंगे, है ना। यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है या कोई भी चीज है, ठीक है, तो वो चीज आपको इस मिरर के अंदर दिखेगी। कैसे दिखेगी? क्योंकि इसके ऊपर लाइट आया, लाइट का रिफ्लेक्शन इसके अंदर आया, यहाँ से रिफ्लेक्शन आपके आईज में आया, तो आपने उस ऑब्जेक्ट को देखा, है ना। तो ये चीज आप ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। उतना ही नहीं, आप उससे भी बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं 8th स्टैंडर्ड के अंदर। तो वो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। काफी बच्चों के वीडियोस बंद हो चुके हैं, आपको वीडियोस बंद नहीं करना है। मुझे पता चलना चाहिए कि आप वीडियो को देख रहे हो, नहीं तो बस ऑनलाइन क्लास लेना है सर, ऑनलाइन क्लास के वीडियो शुरू करके रख दिया, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पता चला बच्चों ने लाइव क्लास शुरू करके रख दी, उधर जाके खाना खा रहे। तो ऐसा हमें नहीं करना, ठीक है। तो आप वीडियो को शुरू रखोगे, सिर्फ साउंड को आपको बंद रखना है, समझते जाना है। और किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी टॉपिक में थोड़ा सा भी डाउट आता है तो आप उसको लिख के रख दो आपके रजिस्टर के अंदर, और जैसे हमारी क्लास खत्म हो जाए आप लास्ट में मुझे पूछ लो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया कि प्लेन मिरर क्या करता है। एक ऑब्जेक्ट, कोई भी पर्सन अगर वहां पे खड़ा है, उसका इमेज आपको यहाँ पे दिखाता है ना। तो वो तो हमने समझ लिया कि मिरर के अंदर इमेज दिखती है, कैसे दिखती है, उसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पे समझ लेंगे, समझ लो। अभी क्या होगा, यहाँ का कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, समझ लो ये वाली हमारी प्लेस है, इसकी इमेज एक्चुअल में कैसे फॉर्म होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो क्या हुआ, इसके ऊपर लाइट गिरी और इससे जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होते हुए इस तरह से सामने आ चुकी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी प्लेस का आपको इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट 2 रेज होने चाहिए, या आप पढ़ चुके हो 8th स्टैंडर्ड के अंदर। तो मैं यहाँ पे वही करने वाला हूँ, इस प्लेस का आपको इमेज बनाना है। क्या होगा, एक लाइट रे निकली, उसी तरह से यहाँ से मैंने सेकंड लाइट रे निकाली, जो इस तरह से यहाँ पे हमारे मिरर के साथ स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी प्लेस का, छोटी सी प्लेस का भी अगर आपको इमेज बनाना है तो एटलीस्ट 2 रेज होने चाहिए। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि कम से कम 2 रेज तो आपके पास होने ही चाहिए, तभी आप उसकी इमेज फॉर्म कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस प्लेस का इमेज बनाने के लिए यहाँ से 2 रेज यहाँ से मैंने निकाल दिए। आपने कुछ प्रॉपर्टीज प्लेन मिरर के बारे में पढ़ी थी। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या बताती है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल विद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो इसके अंदर, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लाइट रे आई, तो ये कौन सी रे है, जो लाइट रे किसी भी ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ आती है उसको आप बोलते हो इंसिडेंट रे। क्या बोलते हो आप उसको, इंसिडेंट रे। तो ये जो रे है ये कौन सी है, मेरी इंसिडेंट रे है। ये भी जो रे मैंने यहाँ पे बनाई, ये भी क्या है, हमारी एक इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे जब भी मिरर के ऊपर आएगी, उसके ऊपर स्ट्राइक करेगी, फॉल करेगी, तो वहां से उसका रिफ्लेक्शन होगा। तो ये जो रे है यहाँ से रिफ्लेक्ट करके इस तरह से वापस जाने वाली है ना। तो एक लाइट रे जो है वो यहाँ पे गिरी, इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर निकल गई, दूसरी लाइट रे यहाँ पे गिरी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर निकल, ठीक है। तो यहाँ तक तो कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा।
8th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी आप इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हो। तो अभी इसके बाद में एक्चुअल में इमेज कैसे फॉर्म होती है वो हमें समझना है ना, थोड़ा सा ध्यान दो अच्छे से। अभी क्या होता है, एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको समझनी है। वॉइस का प्रॉब्लम कैसे आ रहा है क्या? हेलो, बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है। अगर किसी भी बच्चों ने अपना खुद का माइक लगा के रखा तो वो ऑन रखो। मेरी जो इमेज आपको दिख रही है उसको पिन करके रखो ऊपर, ताकि आपको डेस्कटॉप पे वो दिखे, है ना। और पूरा फोकस करो क्लास के ऊपर। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं वो नहीं देखो, है ना, ठीक है। बीच में डिस्टर्ब होगा तो कैसे लिंक टूट जाती है, फिर आप फिर से पढ़ाने वाला। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर आपको इमेज फॉर्म करनी है तो मैंने सबसे पहला रूल आपको ये बताया कि उस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट वहां से 2 रेज निकालने जरूरी है। तो मैंने यहाँ से 2 रेज निकाल लिए, सही है। उसके बाद प्लेन मिरर की जो सबसे पहले हमने एक लॉ पढ़ी थी 8th स्टैंडर्ड के अंदर, वो क्या बताती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल विद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से जो लाइट रे आई वो एक एंगल बनाते हुए यहाँ से निकल जाएगी। तो ये एंगल किसके साथ बनता है बाबा? ये एंगल बनता है नॉर्मल के साथ। किसके साथ बनता है? नॉर्मल के साथ। नॉर्मल क्या होता है? किसी भी सरफेस के ऊपर हमने डाली हुई परपेंडिकुलर, है ना। तो ये जो मेरे पास सरफेस है उस सरफेस के ऊपर ये नॉर्मल क्या है? परपेंडिकुलर है। और यहाँ पे इस नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट एंगल आई बनेगी वो सेम होगी रिफ्लेक्शन एंगल आर के साथ, ठीक है ना। तो इंसिडेंट एंगल आई और रिफ्लेक्शन एंगल आर, इन दोनों की वैल्यू आपको एकदम सेम मिलने वाली है इन केस ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। तो यहाँ से मुझे इस तरह से इमेज मिल चुका, मतलब एक रिफ्लेक्टेड रे मिल चुकी है। सेम यहाँ पे भी होगा, इधर भी अगर मैं नॉर्मल बनाऊं तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल सेम, ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ लो। अभी मैं आपको यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ वो बात यह है कि इस ऑब्जेक्ट का, मतलब इस आदमी का इमेज यहाँ पे कैसे बनने वाला है। पहला रूल तो आपने समझ लिया कि किसी भी प्लेस का, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि उस जगह से कम 2 रेज निकलनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद सेकंड जो इम्पोर्टेंट रूल है वो ये है कि इनकी जो रेज रिफ्लेक्ट हो जाएंगे वो रिफ्लेक्टेड रे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करने चाहिए। समझ में आया कुछ? तो यहाँ से देखो, इंसिडेंट रे 2 होने चाहिए, तो मैंने यहाँ बना दिए। और जो रिफ्लेक्टेड रे होते हैं वो एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करने चाहिए। अगर रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे तभी आप उसमें इमेज देख पाओगे। बट यहाँ पे आप देखो कि ये जो रेज है वो एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं ना। देखो यहाँ पे इन दोनों रेज अगर मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, मतलब वो कभी इंटरसेक्ट हो ही नहीं सकते। फिर कैसे कहोगे सर आप ये इमेज बनने वाली है ना? प्रॉब्लम आ गया ना यहाँ पे। तो एक बात ध्यान में रखो, अगर ये जो एक्चुअल रिफ्लेक्ट हुए रेज है वो अगर कहीं जाके मीट करे तो जो इमेज बनती है वो इमेज होती है हमारी रियल इमेज। कौन सी इमेज होती है वो होता है हमारे रियल इमेज। मतलब यहाँ पे रियल इमेज बनने का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों रेज एक दूसरे से दूर जाएंगे। समझ में आया? अभी देखो फिर इमेज बनाएंगे कैसे, है ना। प्रॉब्लम तो आ गया फिर से। तो इमेज बनाने का सबसे सिंपल तरीका यहाँ पे क्या होगा कि ये जो रेज है इनको मैं बैकवर्ड साइड में प्रोजेक्ट करूंगा। इधर तो इनका एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होना रह गया, पर इधर इंटरसेक्ट हो सकते। देखो कैसे, इसको मैं इस तरह से सामने एक्सटेंड करूंगा, ठीक है। और ये एक्सटेंड करने के बाद कोई एक पॉइंट ऐसा होगा, यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाई है, ये डायग्राम में मैंने कोई स्केल का यूज नहीं किया, मैंने हाथों से बनाया। तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट थोड़ा सा इधर उधर हो जाए इमेज में, बट अगर आप पूरा कैलकुलेट करके अच्छे से इमेज बनाओगे तो एकदम परफेक्ट, जितनी डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पे यहाँ पे इमेज बनेगी। तो देखो आप यहाँ पर इस पॉइंट का मैं इमेज बना रहा हूँ, तो उस पॉइंट का इमेज मेरा यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों रेज जो है इस जगह पे आके इंटरसेक्ट कर। समझ में आया आपको? मतलब क्या हुआ कि इस तरह से एक प्लेन मिरर किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है। तो मैंने ये एक पॉइंट का बताया, इसी तरह से आपकी बॉडी के हर एक पॉइंट का इमेज बनेगा इस मिरर के अंदर। समझ में आया? है ना, काफी इंटरेस्टिंग। तो समझ लो, इनके लिए मैं आपको प्रॉपर्टीज बताता हूँ कि आपको एग्जाम में प्रॉपर्टीज पूछी जाती है, इमेज की प्रॉपर्टीज बताओ। तो इमेज की प्रॉपर्टीज को कैसे लिखना है वो भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ।
तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक बार प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। स्क्रीन में आपको सभी चीजें दिख रही है ना, कोई मैं स्क्रीन के बाहर तो नहीं निकला, उस चीज को थोड़ा सा आपको बीच बीच में ध्यान में रखना है। अगर कुछ डाउट आता है, अगर मैं इमेज स्क्रीन के बाहर चला गया तो मुझे बताओ उस तरह से। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज में आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो मैं आपको समझा चुका हूँ कि अगर जो एक्चुअल में रिफ्लेक्ट हुए रेज है वो कहीं जाके मीट करते हैं तो आप क्या बोलोगे कि रियल इमेज है। बट यहाँ पे एक्चुअल में जो हमारे पास रिफ्लेक्शन हुआ वो तो कहीं मीट कर ही नहीं रहा है ना, वो तो मीट ही नहीं कर रहा है, मतलब ये रियल इमेज नहीं है। तो इस इमेज को क्या बोलोगे? इस इमेज को बोला जाता है वर्चुअल इमेज। क्या बोलोगे? वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज क्या होती है? फिर जब भी कोई रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट ना करे, बट उसका अगर मैं बैकवर्ड प्रोजेक्शन करूं और वो बैकवर्ड प्रोजेक्शन किसी एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करे, तभी आप बोलोगे कि ये इमेज हमारी वर्चुअल इमेज है। तो यहाँ पे जो मैंने इमेज बनाई, ये इमेज कौन सी है? वर्चुअल इमेज। ठीक है ना। उसके बाद सेकंड एक और चीज जो यहाँ पर आपको समझनी है कि इमेज की हमने प्रॉपर्टी समझ ली कि इमेज रियल है कि वर्चुअल। उसके बाद आप देखो कि ये जो ऑब्जेक्ट था, आपने इमेज देखा है, आपने बहुत बार अपने आप को खुद को आईने में देखा होगा। तो आईने में जब आप देखते हो तो आपने उसमें देखा होगा कि अगर मैं आईने के सामने खड़ा हूं तो मैं जैसे खड़ा हूं आप वैसे देखोगे। मेरे पैर ऊपर चले गए और मुंह नीचे आ गया, ऐसा तो नहीं होगा ना। मतलब मैं जैसा हूं वैसा ही दिखूंगा। इधर भी देखो आपको वैसा ही मिलने वाला। इस प्लेस का अगर मैं इमेज बनाऊंगा तो बराबर यहीं पे बनेगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा, है ना। मतलब इमेज कैसी है? सीधी है। सीधी इमेज को क्या बोलते हो आप? इरेक्ट इमेज। क्या बोलते हो? इरेक्ट इमेज। क्या बोला जाता है? इरेक्ट इमेज। ये वर्ड्स ध्यान में रखना है, ये वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो स्फेरिकल मिरर को और भी अच्छे से समझेंगे ना, तब ये वर्ड आपको बहुत सुनाई देंगे। फिर मत पूछना कि सर ये वर्चुअल इमेज क्या होता है ना। तो यहाँ पे मैं एकदम बेसिक टॉपिक आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से ध्यान देके इसको समझो। काफी बढ़िया इंटरेस्टिंग लेसन है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप फिजिक्स आगे लेवल 12 पढ़ते हो तो काफी मजा आएगा तो समझ। तो वर्चुअल इमेज क्या हुआ? कौन सा? हाँ बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने आपको समझा दिया कि अगर जो रिफ्लेक्टेड रेज है, यहाँ पे देखो ये मेरा क्या है? मिरर। और मिरर से ये हुए मेरे रिफ्लेक्टेड रेज जो एक्चुअल में कहीं पे भी मीट नहीं कर रहे, है ना। मतलब जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो अगर मीट ना करे तो वो आपका इमेज, मतलब अगर वो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो आपका होता है रियल इमेज। बट ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। फिर मैंने क्या किया? जबरदस्ती इसको पीछे प्रोजेक्ट करा के किसी पॉइंट पे मीट कराया, है ना। तो इस तरह से जब हम लोग उसका प्रोजेक्शन बैकवर्ड निकालने के बाद उसको अगर एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कराते हैं तो उस इमेज को बोला जाता है वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे जो मेरी इमेज फॉर्म होने वाली है उस पर्सन की, ये इमेज कौन सी होगी? वर्चुअल इमेज होगी, क्योंकि एक्चुअल में उसके रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे हैं, है ना। उसके बाद सेकंड चीज जो है वो इरेक्ट इमेज है। इरेक्ट मतलब अगर मेरा ऑब्जेक्ट सीधा है तो यहाँ पे भी मुझे ऑब्जेक्ट सीधा ही मिलेगा, है ना। तो उसको आप क्या बोलते हो? इरेक्ट इमेज। और एक बात और ध्यान में रखो कि हमेशा वर्चुअल इमेज इरेक्ट ही होती है। समझ में आया कुछ? मतलब जब भी आप वर्चुअल इमेज की बात करो, वर्चुअल इमेज हमेशा हमें सीधी ही मिलती है, कभी उल्टी नहीं मिलेगी। और जब भी आप रियल इमेज की बात करो वो हमेशा हमें उल्टी ही मिलने वाली है। तो आप जब आप प्लेन मिरर की बात करोगे तो प्लेन मिरर में तो हमें सीधी इमेज मिलती है, मतलब वो एक इरेक्ट इमेज है। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो हमें यहाँ पे लिखना है कि इमेज का साइज कैसा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट का इमेज बनाया तो बराबर एक पॉइंट का इमेज बना। अगर मैं इस पूरी बॉडी का इमेज बनाऊंगा तो पूरी बॉडी का इमेज हमें यहाँ पे दिखेगा। और आपने खुद ने एक्सपीरियंस भी किया है, आप अगर आईने के सामने खुद को देखोगे तो आपका मुंह जितना बड़ा है उतना ही बड़ा दिखेगा। उसकी साइज इंक्रीज होगी क्या? कभी नहीं। और उसकी साइज डिक्रीज भी नहीं होगी। मतलब साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट जो आपको यहाँ पे मिलेगा वो सेम साइज का मिलने वाला है। कैसा मिलेगा? सेम साइज का ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा इमेज के अंदर भी, ठीक है। इसके अलावा और जो चीज आपको यहाँ पे समझनी है वो होता है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये चार प्रॉपर्टीज हमेशा आपको मिरर के अंदर लिखनी पड़ेगी। आप इसके बाद हम लोग जो सामने स्फेरिकल मिरर भी पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी हमें इस तरह की चार प्रॉपर्टीज हमेशा लिखनी होगी। तो मैं यहाँ पे आपको बेसिक वाले प्लेन मिरर से सभी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप बाद में जो स्फेरिकल मिरर पढ़ो तो आपको समझने में ज्यादा दिक्कत ना जाए। तो यहाँ पे मैंने तीन प्रॉपर्टी समझा दी, आपको तीनों प्रॉपर्टी समझ में आ चुकी होंगी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ।
वर्चुअल इमेज कब फॉर्म होती है? जब रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट ना करे, मैं जबरदस्ती उनको इंटरसेक्ट कर रहा हूं, तो वो इमेज होती है वर्चुअल इमेज। अगर इमेज जैसी है, मतलब ऑब्जेक्ट जैसा है वैसे ही इमेज फॉर्म हो, सीधी अपराइट इमेज, तो आप उसको इरेक्ट इमेज बोल सकते हो। इरेक्ट इमेज को अपराइट इमेज ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इमेज जैसी है, ऑब्जेक्ट जैसा है वैसी इमेज फॉर्म होगी। और सेम साइज की इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा लेंथ में, विड्थ में, उतना ही आपको यहाँ पे दिखेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। और एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी कि ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूरी पे है उतनी ही दूरी पे इमेज आपको अंदर दिखेगी मिरर के, ठीक है ना। मतलब सेम डिस्टेंस पे इमेज आपका फॉर्म होगा मिरर के अंदर भी, ठीक है। ये 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आप ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड के अंदर प्लेन मिरर के बारे में पढ़ चुके हो। तो आई होप आपको इतना जो कंसेप्ट है वो समझ में आ चुका है। इसमें भी कोई डाउट अगर है आपको भी तो आप मुझसे पूछ सकते हो ना। लाइव क्लास का लेने का वही फंडामेंटल तो वही फायदा होता है कि आप डायरेक्टली कोई क्वेश्चन को पूछ सकते हो। तो कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अभी भी मुझे तो नहीं लगता कि डाउट होना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो उतना करने की कोशिश मैंने यहाँ पे की, ठीक है। तो यहां से हमें समझ में आ चुका है कि जो लाइट होता है वो एक प्लेन मिरर के अंदर किस तरह से रिफ्लेक्ट होता है और किस तरह से हमें इमेज देखने को मिलती है किसी भी प्लेन मिरर के अंदर, ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक आप ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ चुके हो, किस तरह से इमेज फॉर्म होता है, ये भी हमें समझ में आ चुका है। अभी हम लोग थोड़ा सा और इससे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और भी कुछ चीजों को यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्लेन मिरर के बारे में भी समझ लिया और थोड़ा बहुत जो है हमने रिफ्लेक्शन के बारे में भी समझ लिया, है ना। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन मतलब कोई भी रे ऑफ लाइट जो है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी मिरर के ऊपर स्ट्राइक होने के बाद वहां से वापस आ जाता है ना, रिफ्लेक्ट बैक होता है, उसे हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जो हमने प्लेन मिरर में पढ़ा है। तो अभी इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग लेसन के अंदर जाने की कोशिश करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है यहाँ तक समझ में आ चुका है। ये जो वीडियो है आपका साथ ही साथ यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड हो जाएगा। तो इससे आपको फायदा क्या होगा कि अगर यहाँ से आपका कुछ थोड़ा बहुत टॉपिक स्किप हो जाता है, कहीं कुछ प्रॉब्लम आता है, तो उस केस में आप उस वीडियो को यूट्यूब के अंदर भी देख पाओगे, है ना। तो इससे आपको ज्यादा दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारे लेसन का जो नेम है वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस लेसन के अंदर 2 कंसेप्ट को समझने वाले हैं। एक पहला कंसेप्ट जो हम ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में समझ चुके थे वो है रिफ्लेक्शन, जिसको हम यहाँ पे भी और डिटेल में समझेंगे। उसमें और भी क्या क्या चीजें होती हैं उन्हें हमें यहाँ पे समझना है। और एक नया कंसेप्ट जो आज तक आपने कभी पढ़ा नहीं होगा शायद, बाकी बाहर आप पढ़ चुके हो तो नहीं बता सकता, बट आपके सिलेबस के अंदर तो अभी तक नहीं था। वो एक कंसेप्ट जो है रिफ्रैक्शन, उसको भी हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो इसको हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। पहला जो पार्ट हमें यहाँ पे देखना है वो है रिफ्लेक्शन, और सेकंड पार्ट जो हम देखेंगे वो होगा रिफ्रैक्शन। बट एक बेसिक डिफरेंस जो दोनों के बीच में है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा दूं। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है, हमने अभी मिरर के अंदर भी देखा, कोई मिरर है या कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मैं उसको इस तरह से पीछे से मैंने क्या कर दिया है, कोटेड कर दिया है, तो लाइट यहाँ से ट्रैवल नहीं कर पाएगी, है ना। उसका रोड मैंने बंद कर दिया लाइट का। तो उस केस में लाइट क्या करेगा, यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना। तो यही सिंपल कंसेप्ट है हमारा रिफ्लेक्शन। जब भी लाइट किसी सरफेस के ऊपर आके टकराएगी तो वहां से उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है, ये हमारा होता है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा समझो, ठीक है ना। ये मेरी जो है सरफेस है किसी भी रिवर की, रिवर आपने देखा है, वाटर देखा होगा, तो किसी भी रिवर की ये हमारी सरफेस है। और इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेट बना देता हूँ, यहाँ पे समझने में थोड़ा सा अच्छा होगा, है ना। ये मैंने एक सरफेस बना दिया, सरफेस के नीचे जो है ना ये है वाटर, ठीक है, और इस सरफेस के ऊपर है मेरी एयर, ठीक है। अभी क्या हुआ कि नॉर्मल अगर आप लाइट के बारे में समझोगे तो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, लाइट जो है हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है, ये मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो ये कब होगा, नहीं तो भी आप बोलोगे कि सर आप तो पहले भी गलत बता रहे थे, अभी गलत बता रहे थे। ये भी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि जब भी लाइट किसी भी एक ही मीडियम में ट्रैवल करेगी, मीडियम कोई भी हो सकता
है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर वो मीडियम एयर है तो एयर के अंदर वो बराबर स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती रहेगी, उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अब की बात है ये, जब लाइट एक ही मीडियम में ट्रैवल करे, वो मीडियम कोई भी हो सकता है, एयर रहे, वाटर रहे, जिस भी मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही है, अगर एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो उसमें कोई बेंडिंग नहीं होगा, बराबर सीधी लाइट चली जाएगी, ठीक है ना। बट प्रॉब्लम कब आता है, देखो भी ये हमारी लाइट रही थी, आ रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट जैसे ही उसने देखा कि अरे मीडियम तो चेंज हो चुका है, अभी तक तो एयर में जा रही थी, अभी कहाँ पे जाना पड़ रहा है, वाटर में। तो वाटर जो होता है ना, वो एयर से थोड़ा सा डेंसर मीडियम होता है, आपने पढ़ा हुआ है ना, इससे पहले भी आपने पढ़ा हुआ है कि स्टेट जो होते हैं, स्टेट ऑफ मैटर 3 होते हैं हमारे पास में, एयर, उसके बाद में एयर मतलब गैस, लिक्विड, और एक होता है सॉलिड, है ना। तो गैस जो होता है वो सबसे रेयर मीडियम है, मतलब उसके पार्टिकल एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं। वाटर में, वाटर के बारे में आपको पता है कि वाटर के पार्टिकल्स थोड़े से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, ज्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, और सबसे रेयर, सबसे डेंसर जो मीडियम आपका होता है वो होता है सॉलिड, जिसके अंदर सभी जो पार्टिकल्स हैं वो काफी ज्यादा एक दूसरे के साथ डेंस होते हैं। तो यहाँ पे वही तो प्रॉब्लम हो गया ना कि लाइट पहले तो चल रही थी एयर के अंदर, मतलब रेयर मीडियम में मस्त चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट जैसे ही वो एयर से आगे वाटर के अंदर प्रॉब्लम हो गया, दिक्कत होगी, तो क्या होगा, लाइट का एक्चुअल पाथ तो ये था, उसमें इस तरह से ही आगे बढ़ना चाहिए था, बट इस तरह से वो जाएंगे नहीं, वो कुछ इस तरह से आगे ट्रैवल करना शुरू कर देंगे। अरे प्रॉब्लम आ गए, तो लाइट अभी तक सीधी चल रही थी, 9th स्टैंडर्ड तक लाइट सीधी चल रही थी, और 10th स्टैंडर्ड में आते आते मुड़ गई, बेंडिंग ऑफ लाइट हो गया, है ना। तो यही तो कंसेप्ट जो हमें नया पढ़ना है, उसी को क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं आपके हाफ इंटरवल में, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हो जाएगा उसके बाद में, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कंसेप्ट है, ये पूरा डिपेंड करता है आपके मिरर के ऊपर। किसके ऊपर, मिरर। रिफ्लेक्शन वर्ड जब भी मिले वो हमेशा किसमें से होगा, मिरर में से ही होगा। रिफ्लेक्शन हमेशा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ही होता है, मतलब मिरर से होता है। आप लोग इस सेशन के अंदर सिर्फ मिरर के बारे में ही पढ़ोगे, वैसे रिफ्लेक्शन तो काफी चीजों से हो सकता है, बट हम लोग सिर्फ इससे पढ़ेंगे, मिरर से पढ़ेंगे इस लेसन के अंदर। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जैसे मैंने यहाँ पे आपको वाटर के बारे में बता दिया, उस तरह से हम लोग जो रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं लेंस में से। इसमें से लेंस में से, तो ये 2 वर्ड आप हमेशा ध्यान में रखने हैं। जब भी बात रिफ्लेक्शन की हो तो वो हमेशा कोरिलेट करेगा मिरर के साथ, क्योंकि रिफ्लेक्शन सिर्फ मिरर से होता है। और जब भी बात रिफ्रैक्शन की हो तो वो कोरिलेट करेगा लेंस के साथ। तो इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है, कभी भी आपको इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। मैं लेसन पढ़ाते समय रिफ्लेक्शन से कभी रिफ्रैक्शन पे चला गया तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी मैं रिफ्लेक्शन बोलूं तो वो हमेशा मिरर के साथ ही कोरिलेट करना है, रिफ्रैक्शन बोलूं तो वो हमेशा लेंस के साथ ही आपको कोरिलेट करना होगा, ठीक है ना। तो अब रिफ्लेक्शन रिपीट करना है, ऐसा कौन से साहब बोल रहे हैं, नवगरे साहब बोल रहे थे, ठीक है। नवगरे साहब की बात को थोड़ा सा सुनिए लेते, रिफ्लेक्शन के बारे में और बता ही देता हूँ एक बार। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन समझ में आ चुका है, लाइट आके किसी सरफेस पे टकराई और वहां से उसका रिफ्लेक्शन हो गया, ये तो समझ में आ गया। बट रिफ्रैक्शन समझ में नहीं आया, तो इसको मैं बता देता हूँ। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, कोई भी मेरे पास में एक सरफेस से अगर लाइट जाए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया, ये जो मेरा पूरा लाइट है वो सिर्फ एयर से ही जा रहा है ना। ये बस स्टॉप से निकला हमारे वर्धा के और ये आरटीपीएस के तक आ चुका लाइट, कहाँ से आया, पूरा एयर से आया, बीच में कोई उसको डिफरेंस नहीं था, तो बढ़िया आराम से आया, स्ट्रेट पाथ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट लाइट को दिक्कत कब होती है, मैंने अभी बताया कि जब भी लाइट एक मीडियम को छोड़ के दूसरे मीडियम में जाए, जैसे ये जो मेरा मीडियम है, ये ऊपर का मीडियम एयर है, ठीक है ना, और ये नीचे का मीडियम मेरा वाटर है ना। आपने वो देखा भी होगा एग्जाम्पल, आप देखो किसी ग्लास, आपका जो ग्लास का एक हमारे पास मतलब कांच का जो ग्लास होता है, उस ग्लास के अंदर वाटर रखो, ठीक है, और उसमें क्या करो, एक पेंसिल या फिर पेन को इस तरह से रख दो और बाहर से उसको देखो तो आपको दिखेगा कि ऊपर का जो पेंसिल का पार्ट है वो थोड़ा सा अलग दिख रहा है और नीचे का पेंसिल का पार्ट थोड़ा सा अलग दिख रहा है। ऐसे दिखेगा जैसे कि पेंसिल टूट चुकी है बीच में से, करके देखो, घर पे भी करके देख सकते हो, उससे कोई रिफ्रैक्शन बोलते हैं, कुछ अलग नहीं है ना। तो यहाँ पे लाइट जो है वो जब एयर से ट्रेवल करती है तब तो एक ही
डायरेक्शन में चलेगी, उसमें कोई डायरेक्शन का चेंज नहीं आएगा। बट जैसे ही वो लाइट एयर से किसी मीडियम के अंदर, मतलब दूसरे मीडियम में जाए, वो वाटर हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, कुछ भी, जब भी वो अपना मतलब मीडियम चेंज करे, तो मीडियम चेंज करते समय वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करेगी, उसके डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा, है ना। मतलब डायरेक्शन ऑफ लाइट विल गेट चेंज इफ इट चेंज इट्स मीडियम ऑफ ट्रैवलिंग। जिस भी ट्रैवलिंग मीडियम को अगर वो ट्रैवल कर रहा है उसको चेंज कर रहे हैं, तो सडनली उसका डायरेक्शन जो है वो भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो आई होप आपको जो ये कंसेप्ट है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का, वो काफी अच्छे से समझ में आ चुका है, और काफी बेसिक टॉपिक हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी। तो एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको स्फेरिकल मिरर के बारे में भी यहाँ पे इस क्लास में दे ही देता हूँ, ठीक है ना। तो प्लेन मिरर तो बहुत हो गया, एक स्टैंडर्ड में काफी प्लेन मिरर के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अभी जो नया पढ़ना है रिफ्लेक्शन के अंदर, वो हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर, है ना। जो हम नया टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो है स्फेरिकल मिरर। अभी स्फेरिकल का मतलब क्या होता है ये तो आप जानते ही हो। स्फीयर, स्फीयर मतलब क्या होता है, सर्कल के जैसा जो गोला होता है ना हमारा, उसी को हम लोग बोलते हैं स्फीयर। तो सर्कुलर शेप में जो हमारे पास अगर कोई मिरर आ जाए तो वो मिरर ही होगा स्फेरिकल मिरर, है ना। अभी इसके अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं, तो इसको भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये मेरे पास समझ लो कोई स्फेरिकल मिरर है, मतलब पूरा मेरे पास एक कांच का बना हुआ गोला है। सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए तो कांच का बना हुआ मेरे पास में ये गोला है, स्फीयर है, ठीक है। मैंने इस स्फीयर को क्या कर दिया, दो पार्ट में तोड़ ही दिया, है ना। मेरा दिमाग ही खराब हो गया था उस दिन, तो मैंने क्या कर दिया, इसको तोड़ डाला। और तोड़ने के बाद क्या होगा, देखो इस तरह से इसमें प्रॉब्लम आगे देखो, ये इधर का हिस्सा तो टूट ही गया और ये इतना हिस्सा जो है वो बच गया, ठीक है ना। तो यही तो है हमारा स्फेरिकल मिरर, है ना। और इसके दो टाइप्स है हमारे पास, कौन से, एक तो होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये भी काफी सिंपल है और इसका नाम भी काफी अच्छे से रखा हुआ है साइंटिस्ट ने, ताकि आप उसको आराम से ध्यान में रख सको। सिर्फ उसके पीछे का लॉजिक आपको पता होना चाहिए। और लॉजिक क्या है, देखो इसके अंदर एक वर्ड आ रहा है केव, है ना। केव का मतलब क्या होता है, गुफा, पता है हमें। तो यहाँ पे कॉनकेव के अंदर एक वर्ड आ रहा है केव, केव का मतलब होता है गुफा। तो जब भी लाइट आपकी किसी गुफा के अंदर जाती है, दिख रहा है आपको, गुफा मतलब क्या हो रहा है, दिख रहा है ना। ये देखो ये जो पार्ट है ये गुफा के जैसा है ना। इसके अंदर लाइट जाके अगर रिफ्लेक्ट करेगी तो वो हमारा होता है कॉनकेव मिरर। समझ में आया। कभी भी लाइट में कोई भी मिरर आपके सामने आ जाए तो दिमाग में सडनली आना चाहिए कि सब देखो लाइट जो है अंदर जाके रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब एक कॉनकेव मिरर है ना। और अगर लाइट बाहर का ये जो सरफेस है ना, दिख रहा है आपको, ये वाला सरफेस, अगर इसके ऊपर लाइट आके गिरेगी और रिफ्लेक्शन होगा तो ये हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर, है ना। काफी इंटरेस्टिंग। कॉनकेव मिरर मतलब जब भी लाइट गुफा के अंदर जाए और वहां से रिफ्लेक्ट हो तो वो होता है कॉनकेव मिरर। और जब भी लाइट बाहर का ये जो बल्जिंग सरफेस है, इस बल्जिंग सरफेस के ऊपर टकरा के वहां से रिफ्लेक्ट होगा तो वो होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अभी एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जब भी हम कॉनकेव मिरर की बात करेंगे तो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला हुआ, मतलब बाहर वाले सरफेस को आपको क्या करना होगा, सिल्वर कोटिंग करना होगा ना। नहीं तो ये तो लाइट आपका निकल जाएगी, रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं उसमें कुछ, है ना। रिफ्लेक्शन होने के लिए आपको एक साइड से उसका ट्रैवलिंग बंद करना है। तो मैंने इस साइड से इसको पूरा बंद कर दिया, लाइट यहाँ पे आया, इंटरसेक्ट होके वापस रिफ्लेक्ट होके निकल गया, है ना। तो ये जो था मेरा कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स कौन सा था, कॉन्वेक्स में मैंने क्या किया, इसी तरह की सरफेस है, इसको मैंने इंटरनली अभी क्या कर दिया है, पूरा सिल्वर कोटिंग कर दिया। अंदर का जो सरफेस था उसको पूरा सिल्वर कोट कर दिया, इधर से आपको कुछ नहीं दिखेगा। बट इधर अगर मैं खड़ा रहता हूँ तो यहाँ से जो भी लाइट आएगा उसका रिफ्लेक्शन आपको उस साइड में देखने को मिलेगा। मतलब इंटरनल सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग है तो आप उसको बोलोगे कॉनकेव मिरर। और बल्जिंग सरफेस, जो ये बाहर का सरफेस होता है, बल्जिंग सरफेस, वो अगर रिफ्लेक्ट करता है तो वो आपका होता है कॉन्वेक्स मिरर, है ना। तो आई होप आपको ये दोनों मिरर के बारे में काफी अच्छे से समझ में आ चुका है। अभी भी अगर कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।
तो ये तो था हमारा आज का पीरियड, जिसमें हमने काफी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। मुझे लगता है कि टॉपिक्स सभी आपको काफी अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, अभी जो भी आपको डाउट है वो आप मुझे पहले तो मैसेज बॉक्स में टाइप करके ही भेजो, है ना। कुकिंग वगैरह सभी एक साथ पूछना शुरू कर गए तो फिर मेरा ही ऐसे टाइप करके भेजो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो।